नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। देश में भ्रष्टाचार लगातार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पहले हम राष्ट्रमंडल खेल के घोटाले के बारे में सुन रहे थे, 2G घोटाला, 3G घोटाला और उसके बाद कोयला घोटाले के बारे में सुन रहे थे। आजकल हम व्यापम घोटाले के बारे में सुन रहे हैं और साथ साथ सुन रहे हैं ललित मोदी का जो कांड हुआ उसके बारे में सुन रहे हैं। तमाम घोटालों की जब कभी बात होती है तो हमेशा एक मुद्दा उठता है कि राजनीति में कैसे शुचिता है, और राजनीति में शुचिता के लिए सबसे पहला कदम जो मानते हैं लोग वो ये है कि राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं जो उनको चंदा मिलता है कम से कम उसमें राजनीतिक पार्टियों को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। पर बड़ा सवाल यह है कि ये पारदर्शिता आए कैसे। 2 साल पहले, जी हां, करीब 2 साल पहले केंद्रीय सूचना आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया था और कहा था कि तमाम जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, 6 जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, ये कहा था कि वो उनको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। वो सार्वजनिक संस्थान है और उनको अपनी जो तमाम जो जानकारी मांगी जाती है, जनता जो मांगती है उसका जवाब देना चाहिए और इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपना एक जो है अपने दफ्तरों में एक पीआईओ को नियुक्त करना चाहिए। लेकिन 2 साल बाद भी इस फैसले पर, केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले पर आज तक अमल नहीं हुआ है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के तर्क दूसरे हैं। उनके तर्क हैं कि राजनीतिक पार्टियां आरटीआई का हिस्सा नहीं हैं। अब इसके बाद हमने देखा कि इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और इन 6 राजनीतिक पार्टियों को, नेशनल पार्टियों को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। हालांकि इस जवाब के लिए इनको 6 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन आज हम इस बहस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने इस कार्यक्रम में कई बार इस बहस को आगे बढ़ाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों से सवाल पूछना बनता है कि पारदर्शिता से परहेज क्यों। और आज हमारे इस कार्यक्रम में जो लोग शिरकत कर रहे हैं सवाल पर अपने अपने तर्क लेकर, हमारे साथ मौजूद है आरपी सिंह साहब। आरपी सिंह साहब भाजपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा हमारे साथ अनिल वर्मा जी हैं जो कि एडीआर से जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और जो राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई में दायरे में लाने के लिए जो मुहिम छेड़ रखी है वो एडीआर ने भी छेड़ रखी है। इससे पहले कि हम इस बहस को शुरू करें, एक रिपोर्ट देख लेते हैं दरअसल कि पूरा मामला है क्या। पारदर्शिता की जंग पुरानी है। मामला 2008 का है, जब आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने आरटीआई डालकर कांग्रेस और बीजेपी से उसके चंदे के बारे में पूछा, पर राजनीतिक दलों ने आरटीआई का जवाब देने से मना कर दिया। फिर शुरू हुई पारदर्शिता को बरकरार रखने की जंग। सुभाष अग्रवाल और एडीआर संस्था के सदस्यों ने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या देश के 6 बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल सूचना अधिकार कानून के दायरे में हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सीआईसी की 3 सदस्यीय बेंच ने अहम फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की मुख्यालय दिल्ली में है, जिन्हें बहुत ही कम धनराशि में मुख्यालय के लिए जमीन मिली हुई है। आयोग ने 56 पेज के अपने फैसले में तमाम कानूनी दलीलों के साथ एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सीआईसी ने कहा कि राजनीतिक दल आरटीआई कानून के दायरे में हैं। साथ ही जल्द ही सभी पार्टियों को निर्देश दिए कि जन सूचना अधिकारी नियुक्त करें। केंद्रीय सूचना आयोग के इस आदेश को किसी भी राजनीतिक दल ने गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि किसी भी सुनवाई में पार्टी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। अक्सर पार्टियां एक दूसरे के विरोध में खड़ी रहती हैं, पर आयोग का फैसला आते ही सभी दल एक साथ विरोध में खड़े हो गए। बात अब स्वयं की पारदर्शिता की थी। जो दल दूसरों को नसीहत देते थे, अब उन्हें अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता दिखानी थी। राजनीतिक दलों ने इसे राष्ट्रीय क्षति बताया। मजेदार बात तो ये कि देश में काले धन के मुद्दे पर छिड़ी व्यापक बहस के बीच सभी दल एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाल रहे थे, जबकि पारदर्शिता से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि सियासी दलों में चंदे के नाम पर ही काले धन को जमकर सफेद धन में तब्दील किया जाता है। राजनीतिक दलों के पास क्या विकल्प है? केंद्र सरकार एक अध्यादेश पारित करवाकर राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकरण की परिभाषा से बाहर कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो राजनीतिक दल सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। राजनीतिक दल बड़े ही पशुपेश में हैं। आरटीआई के दायरे में आने से पार्टी को मिलने वाले फंड की जानकारी देनी होगी। आरटीआई में न आने से जनता कहेगी कि पार्टियां पारदर्शिता नहीं चाहती। कोर्ट में जाने से राजनीतिक दलों को हारने का डर है। आरटीआई से बाहर रहेंगी तो अगली मांग दिल्ली में सरकारी जमीन पर मुख्यालय व अन्य रियायतें छोड़ने का दबाव बनेगा। पारदर्शिता जरूरत नहीं, समय की मांग है। पारदर्शिता क्या सिर्फ सरकारी विभागों में होना चाहिए? पारदर्शिता नियम और कानून बनाने वाले राजनीतिक दलों में क्यों नहीं होना चाहिए? देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी फंड की जानकारी को लेकर एक साथ आवाज उठाई है। अब आवाज उठी है तो दूर तलक जाएगी।
तो ये हमारी रिपोर्ट थी और आरपी सिंह साहब आपसे मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि इस वक्त सत्ता में आप हैं। पहले हमने कांग्रेस से सवाल कई बार पूछा था, सत्ता में कांग्रेस थी, हालांकि इस मुद्दे पर कम से कम बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ दिखाई देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि 2 साल हो गए सूचना आयोग के फैसले को आए हुए, आप लोग क्यों तैयार नहीं है? क्यों जनता के सवालों का जवाब देने में परहेज है? नहीं, जनता का सवालों का जवाब देते तभी तो चुनाव में जाते हैं। तो चुनाव में जाते इसलिए कि जनता का सवाल, जो जनता का सवाल उनका जवाब देना है। परंतु पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या काम हो रहा है, राजनीतिक दल में अंदर कैसे फैसले हो रहे हैं, वो हम बाहर कैसे बताएंगे? हमने किसको कैसे नियुक्त किया, किसकी क्या नियुक्ति है, किसकी कहाँ चिंता है, किसको क्या पद दिया, कैसे दिया। अब ये पॉलिटिकल फैसले हैं, इनके पीछे अब कोई लीजिए आपने ऐसा फैसला क्यों किया, कल उसको लेकर कोई कोर्ट कचहरी करे। तो पॉलिटिकल पार्टी के जो डोमेन में जो काम है वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, वो सरकारी तंत्र का काम नहीं है। इसलिए 2 चीज़ों का फर्क है। जहाँ पे पब्लिक डोमेन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो जवाबदेही में होना चाहिए। जहाँ वो अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ इशू हो, वो जवाबदेही आरटीआई में ऑलरेडी है, वो रहना चाहिए। पर पॉलिटिकल पार्टी के फैसले हमारी समझ नहीं आता क्यों और कैसे वो आरटीआई के दायरे में आएंगे। तो आप इससे सहमत नहीं है? आलोक जी, आप इस तरह से सहमत है कि लोग बार बार यही कहते हैं भाई राजनीतिक पार्टियों ने फलाना व्यक्ति को इस जगह पर क्यों नियुक्त किया, इसका जवाब हम क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब भी तो राजनीतिक फैसले हैं, इसको किसी को पूछने का क्या अधिकार है? देखिए, मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स रेगुलेशंस के एंगल से नहीं चलती है कि प्रमोशन 3 साल बाद होगा, नहीं होगा। बहुत से ऐसे समय आते हैं जहाँ पर एफिशिएंसी बेस्ड होता है, कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको पदोन्नति दी जाती है, किसी को अपॉइंटमेंट है तो क्या कौन से समीकरण हैं जिनके आधार पर वो व्यक्ति वहाँ पर पार्टी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, वैसी नियुक्तियाँ होती हैं। जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, मैं समझता हूँ राजनीतिक दल, जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल रहे हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल रहे हैं, सभी ऑलरेडी आरटीआई के कानून के तहत हैं। जो कांग्रेस के रिजीम में, यूपीए शासन में आया, हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं सभी पार्टियां, हम जो चुनाव लड़ते हैं उनका इलेक्शन एक्सपेंडिचर फाइल करते हैं। मैं समझता हूं कि अभी भी राजनीतिक दल जितनी जो सूचनाएं जनता के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, सभी पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं या आ सकती हैं। जी आलोक जी, यहीं पर एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये जो 2 तर्क दिए गए, जो आरपी सिंह जी ने दिया, आलोक जी ने दिया, उन्होंने उनके अपने अपने तर्क है, लेकिन जहां तक राजनीतिक फैसलों की बात है, जो आरपी सिंह जी ने मसला उठाया, उसको लेकर शायद एक बारगी लोग ये सोच सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों का तर्क सही है, लेकिन आप जो चंदे की बात कर रहे हैं उसको लेकर जो है वो कतई पारदर्शिता नहीं है। और यही एक सबसे बड़ा लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को जो पैसा मिलता है, चंदा मिलता है, उसमें से 70 से 80% पैसा कहां से मिला इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इसलिए लोग ज्यादा कहते हैं कि भाई कम से कम आपका चंदा, आपको जो पैसा आता है, जो खर्च आता है, कम से कम उसको तो आरटीआई के दायरे में लाइए। देखिए अशोक जी, इसमें कहीं ना कहीं जो विषय है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड मिलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है एक मेंबरशिप फीस का भी होता है। मेंबर्स हम बनाते हैं, मेंबर्स ऑनलाइन भी बनते हैं, लेकिन पूरा डाटा रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक डोमेन में लाना इसलिए संभव नहीं है कि कुछ ऐसे भी घराने होते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज भी होते हैं जो सभी पार्टियों को देते हैं, लेकिन वो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। दूसरा, मेंबर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी के हम किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं नहीं शो करना चाहते हैं, खासतौर पर जहां पर रीजनल पार्टीज बहुत ज्यादा हावी हैं। अगर रीजनल पार्टीज वेस्ट बंगाल में हमने देखा है, जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं बने और कांग्रेस के मेंबर बने तो उनको बहुत लंबे समय तक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी है। ऐसा ही पंजाब में अकाली दल के रिजीम में भी हुआ है कि कांग्रेस के लोगों के खिलाफ पता नहीं कितने तरह के पर्चे दाखिल किए गए हैं। तो मेंबरशिप फीस कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहते हैं कि उसको पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। एक बहुत ही व्यवहारिक सी स्थिति है जिसके कारण तमाम इंफॉर्मेशंस आरटीआई के तहत लाना कभी कभी संभव नहीं होता। अनिल वर्मा जी, आप इन तर्कों से कितना सहमत हैं? एडीआर लगातार संघर्ष कर रहा है और जो 2 बातें आई कि राजनीतिक पार्टियों के जो पॉलिटिकल फैसले हैं, और दूसरी बात जो चंदे की बात आती है, उनके खर्च का, उनको जो चंदा मिल रहा है उस पर, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने तर्क रखे। आप कैसे देखेंगे इसे? मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले तो कि हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ही एक ऐसा वो है जिसका कि कोई रेगुलेशन नहीं है, उनकी कोई देयर इज नो बिल या कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसके अंडर वो आती हैं जी। जो पॉलिटिकल पार्टी खर्चा करती हैं उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। इंडिविजुअल कैंडिडेट जो इलेक्शन के टाइम पे खर्चा करता है वो उसकी जवाबदारी है, उसको 40 लाख 70 लाख जितना भी है वो उसको देना होता है।
तो पहली बात, हम थोड़ा सा मुद्दे से अलग हट रहे हैं। आरटीआई के हिसाब से, जो कि सरकार ने ही पारित किया था 2005 में, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक को पता लगे कि क्या हो रहा है, उसके लिए किया गया था। तो राजनीतिक पार्टियों का मेन मुद्दा ये है कि हम आरटीआई के अंडर इसलिए नहीं आते बिकॉज वी आर नॉट पब्लिक अथॉरिटीज। जी। जबकि सीआईसी ने जो फुल बेंच का वर्डिक्ट दिया था जून 13, 2013 को, 2 साल पहले, उसमें बड़ी क्लियरली इस्टेब्लिश किया गया था कि ये पब्लिक अथॉरिटीज हैं। किस लिए चुनौती देती है पॉलिटिकल पार्टी? हाँ, नहीं, वो चुनौती देती है तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं गई? जी। अगर उसको चुनौती देनी थी तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं गए? नेक्स्ट स्टेप तो यही होना चाहिए था ना। उन्होंने तो बिल्कुल उसकी परवाह ही नहीं करी। जी। तो मतलब आरटीआई एक्ट बाकी सबके लिए लागू है, लेकिन जब एक सीआईसी ने मतलब एक कानूनी, एक अथॉरिटी है वो, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसने जो एक ऑर्डर पास किया उसका कोई जवाब भी नहीं। ये आपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाया, मैं इस पर दोनों की प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगा। आरपी सिंह साहब, पॉलिटिकल पार्टियों के पास ये अवसर था कि अगर उसको चुनौती देनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, इसको चुनौती दे सकते थे, अदालत में चुनौती दे सकते थे, लेकिन 2 साल तक किसी ने पालन भी नहीं किया इसका और इसके खिलाफ कुछ कदम भी नहीं आया। उससे ऐसा लगता है, राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि भाई हमें कोई कैसे सवाल कर सकता है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सूचना आयोग जो है। वी आर अबव द लॉ। जी। ये हमारे को लागू नहीं। नहीं, ये ऐसा नहीं कि वी आर अबव द लॉ। अगर अबव द लॉ होते तो जो भी कहा कि खर्चे जमा किए जाते हैं, पार्टियों के इलेक्शन कमीशन चिंता करता है, सारे जवाबदेही इलेक्शन कमीशन मांगता है, अबव द लॉ नहीं है। और एक पार्टी को चलाने के एक नियम है, एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन कमीशन चिंता करता है कि चुनाव होते ही नहीं होते, प्रोसेसेस उसके पूरे होते नहीं होते, तो अबव द लॉ नहीं है। परंतु हमारे जो इंटरनल फैसले हैं वो कोई पब्लिक अथॉरिटी डोमेन वाले फैसले नहीं है। हम कोई ऐसे फैसले नहीं करें जिससे सरकारें चलती हों, जिससे सरकार, हम पार्टी के अंदर क्या फैसला करें। और अगर पार्टी सत्ता में नहीं, विपक्ष में कई सालों से, हम कई साल विपक्ष में रहे, तो थोड़ा हमारे अंदर अंदरूनी फैसले क्या होंगे, उसका असर सरकार पे क्या पड़ेगा। जी। तो इसलिए ये चीजें बड़ी पेचीदा है, इतनी आसान नहीं जितनी दिखती हैं, जितनी आसानी से कह दी जाती हैं। जो अभी कह रहे थे कि पॉलिटिकल फैसले लेते हुए कई सारे कंसिडरेशंस होते हैं, उसमें ऐसे कंसिडरेशन होते हैं जो कि हमारी नॉर्मल सोच से परे रहते हैं, तो इसलिए हम उनको कैसे पब्लिक डोमेन में लेकर, मतलब आज किस स्टेट का सिंह साहब, आपकी इस तर्क से मैं फिर कह रहा हूं कि इस तर्क से बहुत से लोग सहमत हैं, मैं मानता हूं इस तर्क से, लेकिन जब पैसे की बात आती है, मैं भी कह रहा हूं, आपने कहा कि हिसाब किताब जो है चुनाव आयोग को दे, लेकिन चुनाव आयोग खुद कहता है कि भाई इसका मूल्यांकन करने का, जांचने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, ना हमारे पास कोई इस तरह की चीज है। हमें जो हिसाब दे दिया जाता है वो हम उसको मान लेते हैं और उसके पास कोई चारा नहीं है। तो उसमें ये कि चुनाव आयोग को फिर उसमें अधिकार चुनाव आयोग को ज्यादा मिले, वो चुनाव आयोग उसकी चिंता करे कैसे उसके अधिकार कैसे बढ़ाए जाए, उसमें क्या करना है, उसके वो विषय पे चिंता हो सकती है। परंतु वो आरटीआई के डोमेन में, ये जो अभी कह रहे थे, कई लोग ऐसे हैं जो कई सब पार्टी को चंदा देते होंगे, तो वो कैसे चाहेंगे हमारा नाम सब पार्टी से पता लगे, वो देते हैं, उसमें कोई शक नहीं, चेक देते हैं, उनके चेक पेमेंट आते हैं, परंतु सबको डिस्क्लोज नहीं करते, हालांकि उनके खाते में डिस्क्लोज होते होंगे, उनके ऊपर आरटीआई लगाए, उनके कंपनी खाते में आरटीआई लगा, हो सकती है बात, परंतु नॉर्मल कोर्स में तो नहीं पता लगता। तो इसलिए एक बड़ा पेचीदा इशू है, और इसलिए और हम लोग पब्लिक डोमेन में आते नहीं, मतलब यही पारदर्शिता का इशू है। आलोक जी, जो ये आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देते हैं, लेकिन बात यही आती है कि सब पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने वाले ही सरकार में जो आता है उससे अपने हक में फैसले करवाते हैं। इसलिए तो लोग कह रहे हैं वही पारदर्शिता लाइए, कम से कम पता चले ना किस उद्योगपति ने, किसने, और शायद उद्योगपति की बात छोड़ दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो 20,000 से कम का चंदा है वो पब्लिक डोमेन में आता नहीं, और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टियों का चंदा है वो करीब 70 से 80% है। जहां तक इस मुख्य बिंदु की बात है जिस पर आज हम दूरदर्शन पर बैठकर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवहारिकता से हटकर हम थोड़ा सा जाने का प्रयास कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का एक नोटिस आया है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, उसका जवाब 6 महीने में दिया जाएगा और तर्कसंगत जवाब दिया जाएगा। 6 हफ्ते, सॉरी। तो ऐसा नहीं है कि हम कानून से ऊपर है कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज। आपने कहा कि साहब इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स नहीं है, मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन के पास तो बहुत पावर्स हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, अशोक चौहान जी की एक स्टेटमेंट
और स्वर्गीय बीजेपी के मुंडे साहब की एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि मेरा इतना खर्चा हुआ, उसी के ऊपर कितने तरह के नोटिस उनको गए। आज भी इलेक्शन कमीशन जो कंस्टिट्यूएंसी वाइज जिन लोगों को लगाता है वो रेवेन्यू सर्विसेज के लोग होते हैं, इंटर-स्टेट दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाया जाता है, अकाउंट्स को वो वेरीफाई करते हैं, और एक 15 दिन का जो चुनाव होता है उसमें 5-5, 6-6 बार अकाउंट्स वेरीफाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अबाउ द लॉ हैं या हम लॉ अबाइडिंग पर्सन नहीं है, हम लोग कानून का पालन करते हैं। आज एक विशेष मुद्दा आया है, उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में आया है, पॉलिटिकल पार्टी इसका जरूर जवाब देंगे। जी, तो क्या करना चाहिए अनिल वर्मा जी? इस जवाब का इंतजार करना चाहिए? आपको लगता है कि जब ये दोनों कह रहे हैं कि भाई हम जवाब देंगे, और जिस हिसाब से जवाब तो देंगे ही, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो जवाब तो देंगे ही, क्योंकि सीआईसी को तो जवाब देना इन्होंने मुनासिब समझा नहीं। वहां तक इनकी हियरिंग में कोई पार्टी का आदमी तक नहीं पहुंचता था, बात की तो बात छोड़िए आप। सो मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूं कि 63% जो डोनेशन कंट्रीब्यूशन जो हुआ है नेशनल पार्टीज को 2012-13 में, 63% लोगों ने पैन कार्ड नंबर भी नहीं दिया, जो कि देना है, जो कि उसका कॉलम बना हुआ है। अभी मैं बात ये बोल रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं वो कितना फॉलो की जाती हैं और कितनी नहीं की जाती। इसी प्रकार से 2013-14 में 665 डोनेशंस चेक और डीडी के साथ जो बीजेपी ने दिए, जो कि तकरीबन 45 करोड़ के थे, उसमें भी कोई पैन नंबर नहीं था। तो ये जो बात है कि जी 20,000 से, वो तो आपने बता ही दिया कई बारी कि 75% जो इनकी इनकम है वो पता नहीं कहाँ से आती है। और इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस दी हैं और उन्होंने बोला है कि ऑडिट अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए, सबमिट होने चाहिए। तो 14-15 के अकाउंट्स अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के सबमिट नहीं हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन से आप चेक कर सकते हैं उनके से। और दूसरी बात यह है कि 1 अप्रैल 15 से इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि कैश डोनेशन अगर होंगी 20,000 से ऊपर की तो वो उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से तो देता रहता है, लेकिन किस तरीके से वो ये एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूँ। प्रणब मुखर्जी को 15 लाख दिए गए थे, सुबोध कांत सहाय, ज्योतिराय सिंधिया, मनीष तिवारी, सचिन पायलट, चिदम्बरम, बेनी प्रसाद वर्मा। जो कांग्रेस ने रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें उन्होंने बोला कि हमने 15 लाख रुपए दिए हैं, और जो इन मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें बोला हमें पैसे नहीं मिले। मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके के ये ऑडिट और ये अकाउंट्स किस तरीके के दिए जाते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना सीरियसली ये सब चीजें दी जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, करोड़ों रुपए जो आपके इलेक्शंस में खर्च होते हैं, उसका हिसाब किताब क्या है? किधर से आ रहा है? वो लोग जेट में ऊपर से नीचे घूम रहे हैं। जी, आरपी सिंह जी बताइए जरा उसका कुछ। हाँ, मैं आलोक जी को चाहूंगा एक बार कभी वो आए हमारे साथ रहे। अभी सितंबर का माह चलेगा ना, हमारे यहाँ किस प्रकार से कलेक्शन होती है उनको देखेगी, और वो किस प्रकार एक एक कार्यकर्ता से चेक से कैसे जो भी कलेक्शन होती है वगैरह उसकी रसीद दी जाती है, और पूरा एक हिसाब किताब रखा जाता है। और आज बीजेपी के पास 11 करोड़ मेंबर हैं, आप सोचिए। तो ये कोई डोनेशन ऐसे नहीं कि हवा में आ जाती है, सब एक एक कर कार्यकर्ताओं के पास जाकर कार्यकर्ता अपने आप जनता कर कंट्रीब्यूट करता है जी। तो इसलिए जो ये छोटी डोनेशन जिसको कहते हैं 20,000 से कम डोनेशन, वो ऐसे ही कार्यकर्ताओं के माध्यम से आती है, ये कोई पब्लिक डोमेन से नहीं आती। ज्यादातर डोनेशन वो और हमारी मेजोरिटी डोनेशन हमारी पार्टी कार्यकर्ता अपने इकट्ठी करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि नहीं कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, मैं इस बात को मान्यता नहीं देता। और हर चीज का हिसाब इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, और इलेक्शन कमीशन उस पर चिंता भी करता है, उस पर नोटिस भी भेजता है, उस पर जवाब भी मांगता है। तो इसलिए ये कह देना सर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी। नहीं, पर जो कह रहे हैं कि पैन नंबर देना, अगर कोई दे रहा है तो पैन नंबर देना बहुत आसान सी बात है, प्रक्रिया है, बिल्कुल। जिसका चेक जो कह रहे हैं चेक से पेमेंट आती है, उसका जो चेक से पेमेंट दे रहा है तो ऑटोमेटिकली बैंक के माध्यम से जारी, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में अब तो बैंकिंग सिस्टम सारा कंप्यूटराइज हो गया। तो जो बैंक के सिस्टम जारी हो तो ऑटोमेटिकली उसका बैंक खाता पैन नंबर के बैंक खाता नहीं खुलता आज की तारीख। तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली हो जाता होगा, और कहीं होगा तो उसको ठीक भी किया जाता है, उसमें सुधार भी हो सकता है। आलोक जी, आपके यहाँ भी जो इन्होंने बताया, अनिल जी ने बताया कि अनियमितता जो है साफ दिखती है। आपका रिकॉर्ड कुछ कहता है, मंत्री जो पूर्व मंत्री उनके बयान कुछ और है। इसी तरीके से इसलिए तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता। बीजेपी के भी ऐसे ही, बीजेपी के भी ऐसे ही हैं जी, और सबके उन्होंने भी बोला कि हमने दिए हैं, वो कहते हैं हमें नहीं मिले। ठीक है, मैं मानता हूं अगर इस तरह की अनियमितता कोई है तो इलेक्शन कमीशन को जरूर संज्ञान में लाना चाहिए,
और जो भी जिस भी तरह की कार्रवाई हो वो किसी भी पार्टी का कोई सदस्य हो उस पर होनी चाहिए। जहां तक बात अभी आई पैन कार्ड की, देखिए हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ है और पैन कार्ड कितने हैं? 4.25 करोड़ है। मात्र 3% लोग आज पैन कार्ड के साथ इनकम टैक्स अपना पे करते हैं। तो क्या बाकी लोग पॉलिटिकल पार्टीज के किसी प्रोग्राम में या मेंबरशिप में किसी में हिस्सा नहीं लेंगे? ये संभव नहीं है। ये थोड़ा सा अलोकतांत्रिक नजर आता है। दूसरी चीज आई कि साहब ऑडिट 14-15 का तमाम पार्टियों ने नहीं दिया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमने हमेशा ऑडिट जो है वो समय से दिया है। 14-15 का जो ऑडिट है उसका सितंबर तक का समय है, हम उसको हमेशा टाइमली सबमिट करते हैं। डिले होने का एक कारण रहता है कि हिंदुस्तान में 30 राज्य हैं, लगभग 5 से 6 राज्य हर साल चुनाव में जाते हैं, उनके यहां से जो एक्सपेंडिचर्स के खर्चे और तमाम चीजें हैं वो आने में कई बार डिले हो जाता है। तीसरी चीज आई टैक्स एग्जम्पशन की कि भाई कुछ लोगों ने जो है टैक्स एग्जम्पशन 20,000 से ऊपर की कोई डोनेशन है तो उस पर, क्योंकि वो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक तरह से सोसाइटीज एक्ट जो 1860 का है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो टैक्स एग्जम्पशन तो स्वाभाविक है कि अगर 20,000 से ज्यादा कैश में आता है कोई अमाउंट, वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लेती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो नहीं मिलेगा। फिर भी अगर कहीं लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के समय पे सूचना का अधिकार आया उस तरह का कोई और अधिकार आने की आवश्यकता है, किसी तरह का और पारदर्शिता की तो बात है, तो कांग्रेस पार्टी सदैव उसका स्वागत करेगी। आरपी सिंह साहब, अब तो डिजिटल इंडिया का दौर आ गया, डिजिटल इंडिया शुरू हो रहा है और उसमें एक एक चीज देश के नागरिकों का एक एक आंकड़े का हिसाब रखा जा रहा है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था राजनीतिक पार्टियां नहीं, तकनीक का दौर है कि आपके पास जो तमाम चंदा आ रहा है वो आप अपनी वेबसाइट पर डालें खुलकर? अगर ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं बताना चाहते, चलिए ऐसे कुछ लोगों को आप छोड़ दीजिए, ये भी कह दीजिए कि भाई ये चंदा जो है अज्ञात लोगों के द्वारा, लेकिन कम से कम मैक्सिमम चंदा तो आपका जो नाम है वो आने में क्या दिक्कत? मैंने अभी कहा कि हमारे यहाँ सितंबर माह से पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता वो खुद अपने हर साल का कंट्रीब्यूशन पार्टी में जमा कराते हैं और उसका पूरा बही खाता हिसाब होता है, वो इनकम टैक्स के खाते में जाता है। ऐसा नहीं कुछ छुपा रहता, वो पूरा इनकम टैक्स के खाते में जाता है। इनकम टैक्स उसकी चिंता करता है, उसको स्क्रूटनी भी लगती है, उस पर चिंता भी होती है। तो इसलिए ये मात्र कह देना कि नहीं हिसाब इनकम टैक्स में है, परंतु ये नहीं कि अब वहां पे एक व्यक्ति स्पेशल अपॉइंट कर दिया जो रोज जवाब देता रहेगा कि पार्टी के फैसले कैसे हो रहे हैं, कहां पे क्यों चुना गया, किस आदमी को क्यों नियुक्त किया गया, किसको क्यों क्या पद दिया गया, किस आदमी को क्यों पद नहीं दिया गया। अब ये इस प्रकार का अगर मामला चले तो पॉलिटिकल पार्टी चलाने की जगह हमको तो पूरा एक महकमा चलाना पड़ेगा जो इसी बात के जवाब देता रहेगा। जी चलिए, तो अनिल जी, कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियां अभी आरटीआई के दायरे में आने के लिए तैयार नहीं है, साफ तौर पर इनके अपने तर्क हैं। और जो बात आरपी सिंह साहब ने कहा, उन्होंने कहा इस तरह से अगर लोग पूछते रहेंगे तो हमें तो पूरा एक महकमा इसके लिए खड़ा करना पड़ेगा। तो फिर अब क्या रास्ता है, क्या विकल्प है? विकल्प तो देखिए, जो इनकी इंटरनल वो है कि किसको इलेक्ट करना है, किसको टिकट देना है, वो कोई नहीं जानना चाहता। बट जनता को ये तो पता होना चाहिए कि ये जो चंदा आ रहा है वो कैसे खर्च हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसका एक तौर तरीका जो दिया गया है उसको तो फॉलो करना चाहिए। अब जैसे बीएसपी है, वो बोलती है हमें 20,000 से ऊपर एक पैसा भी नहीं मिलता। उसके जितनी 8 साल से रिपोर्ट्स आ रही है वो बोलते हैं हमें सारा 20,000 से नीचे ही मिल रहा है। तो ये कोई मानने की बात है क्या? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि अब राजनीतिक पार्टियां जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो कोर्ट वहां पर क्या रुख अख्तियार करता है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में, आम आदमी पार्टी, वो आरटीआई का नाम लेकर के और पारदर्शिता का नाम लेकर सत्ता में आई, लेकिन आज वो भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता के मामले और खर्च के मामले में, पैसा कहां से आया कहां जा रहा है इस मामले में, आज वो भी पारदर्शिता के लिए तैयार नहीं दिखाई देती। और दिलचस्प बात आज की इस बहस में ये भी रही कि कम से कम एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस ने भाजपा को नहीं टोका और भाजपा ने कांग्रेस को नहीं टोका, और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच बहस नहीं हुई। कम से कम ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर ये दोनों पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। उम्मीद करेंगे कि कुछ और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी ये दोनों पार्टियां जो है, देश की दो बड़ी पार्टियां एक साथ दिखाई दे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, आलोक जी और आरपी सिंह साहब आपका इस बहस में हमारे साथ शिरकत करने के लिए शुक्रिया आपका। इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर मार्ग, नई दिल्ली 110001। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।